अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो है वेलकम बैक। वेलकम किसी कोई बहुत बड़ी हमने कोई इफ्तिताह नहीं किया, बल्कि वेलकम बैक टू नया पुराना पाकिस्तान। यानी पुराने पाकिस्तान में एक दफा फिर से दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको गले लगाते हैं, तालियां शलियां बजाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, रोटी खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। पेट्रोल बढ़ गया है जी 26 रुपए, यानी 331 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल हो गया है। श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक डिफॉल्ट कर गए हैं, वहां पर भी जाएं तो पेट्रोल इस तरह से इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में यहां पर हो गया है। 331 रुपए, 26 रुपए एक रात में पेट्रोल महंगा किया गया है। पाकिस्तान का मीडिया मर गया है, मीडिया खामोश हो गया है। मीडिया की आंखों के ऊपर पट्टी डाल दी गई है। 10 अरब रुपए मीडिया को ठोंसे गए थे, उससे भी ज्यादा पैसे ठोंस लिए गए हैं। और इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी खातून साफी, बड़े बड़े साफी शेव करके, टाइयां शाइयां पहन के, परफ्यूम लगा के जो मार्केट में जाते थे, कभी उर्दू बाजार में जाते थे, कभी संडे बाजार में, कोई मंगल बाजार में जाता था और ट्वीट करता था कि लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, रक्षे अपने आप को, लोग रक्षे वाले आग लगा रहे हैं, अपने रक्षों को आग लगा रहे हैं, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रहे हैं, लोग बर्बाद हो कर रहे हैं। लेकिन ये मीडिया पाकिस्तान का खामोश है। ये सोचने की जरूरत है कि क्या वाकईतन ये मीडिया है, क्या ये वाकईतन पाकिस्तान का प्राइम न्यूज चैनल है, क्या ये हकीकी तौर पर जो लोगों के मसाइल होते हैं वो रिपोर्ट करता है, या फिर मीडिया का बाजू मरोड़ कर असल में हमारी सोच को मरोड़ा जाता है, असल में हमें मिसगाइड किया जाता है और मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा एक ब्रिगेड पाकिस्तान में शुरू की जाती है। यानी 26 रुपए पेट्रोल एक रात में एक जुम्बश कलम से, एक सिग्नेचर से बढ़ा दिए गए हैं। 26 रुपए पेट्रोल जो बढ़ा है, इसे आप अंदाजा ये लगा लें कि जो महंगाई है उसमें 3-4 गुना मजीद इजाफा हो जाएगा। मैं खुद गाड़ी चलाता हूं और मुझे पता है, मेरा जो मंथली पेट्रोल आता था, जो फ्यूल के एक्सपेंसेस आते थे, तकरीबन 15,000 रुपए आते थे, 12 से 15,000 रुपए आते थे। वही फ्यूल के एक्सपेंसेस अब मेरे 27 से 28,000 रुपए आते हैं। पाकिस्तान में लोग ये बियर नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा तबाही निकल गई है। लेकिन ये जो तबाही निकली है, इसके अंदर मीडिया खामोश है, इसके अंदर मीडिया घुंघरू बांध कर नहीं नाच रहा, मीडिया चीख नहीं रहा, बहुत बड़े बड़े साफी इसके ऊपर चीख नहीं रहे, रोला कोई नहीं पड़ा हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। बल्कि जो इससे पहले पेट्रोल बम कहते थे, वो अब कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल हो गया है, कीमतें ऊपर नीचे हो गई है, कीमतों में रद्दोबदल हो गया है। तो ये बता रहे हैं जनाब, पेट्रोल बम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो एटम बम है, ये तबाही फिर गई है। बल्कि झाड़ू, मेरे ख्याल में मकसद ये है कि गरीब को खत्म कर दें, या फिर गरीब का इतना इस्तेसाल कर दें, इतना इस्तेसाल कर दें कि अगली 10 नस्लें भी उसका सर उठा कर ना देख सकें। यानी ये हालात इस मुल्क के अंदर हो गए। और हकीकी मानों में इसके लिए शायद ये मारें, गिरफ्तार करें, जो मर्जी करें, लेकिन सच ये है कि इस मुल्क को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है और यहाँ पर जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। एक मुतवस्सित तबके का, आम तबके का जीना यहाँ पर अजाब बन गया है। लेकिन हमारी तरजीहात क्या है, हमारी कारनामे क्या है? कारनामे सुने। चौधरी परवेज इलाही जो पाकिस्तान का 78-80 साल का पॉलिटिशियन है, एक बुजुर्ग सियासतदान है, उसे 15वीं दफा एक दफा फिर गिरफ्तार किया गया है। एंटी टेररिज्म कोर्ट से उसकी जमानत होती है और उसके बाद दोबारा से एंटी करप्शन वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। यानी कि जिद बनी हुई है कि जो मर्जी कर लें, हमने परवेज इलाही को छोड़ना नहीं है, हमने परवेज इलाही को जेल के अंदर रखना है, हमने इसे तोड़ना है, हमने इसे इमरान खान से अलग करना है और हमने इसे सजा देनी है। तो ये परवेज इलाही के साथ जारी है। पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदान, तकरीबन 78-80 साल उसकी उम्र है और 50 साल पर मुहित उसका पॉलिटिकल कैरियर है। लेकिन आज उसके साथ यही कवानीन जो बनाता रहा है, जो असेंबलीज में बैठता रहा है, परवेज इलाही, जिसके लिए मीडिया की डीएसएनजीज जाती थी, आज उसको मजाक बना दिया गया है, उसका ठट्ठा उड़ाया जाता है। या तो ये अदालतों का मजाक है, कवानीन का मजाक है, या परवेज इलाही का मजाक है कि कभी उसे बग लिटरली हाथों में उठाया जाता है, कभी बाजू से पकड़कर उसे घसीटा जाता है, कभी धक्के मारे जाते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, इसमें हम तेज हैं, यही कुछ हम करने के काबिल रह गए। लेकिन दूसरी तरफ जो पेट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है और जो गरीब है उसकी आपने तबाही निकाल दी है। अब दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जज के अकाउंट से पैसे निकले और ये करोड़ों रुपए का मामला है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सुने। एक तो जो डोनाल्ड ब्लूम है, जो लाडला बच्चा है, अमेरिकन सफीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑब्वियसली, एक फॉरेन डिग्निटरी का एक एहतराम है, हम बतौर मेहमान है हमारी, बहुत एक ह्यूज रेस्पेक्ट है। लेकिन जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतें मशकूक हैं, शायद ऐसा होता नहीं है, दुनिया भर में नहीं होता। एक तो डोनाल्ड ब्लूम इससे पहले जाकर पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करते रहे और ये पॉलिटिकल शख्सियात से, पाकिस्तान की टॉप की ब्यूरोक्रेट से, यानी आईजी पंजाब के साथ डोनाल्ड ब्लूम के क्या ताल्लुक है? अमेरिकी सफीर आईजी पंजाब के साथ जाकर मिलकर कौन से डिप्लोमेटिक मामलात, कौन से सफारती मामलात चलाएगा? मरी में जाकर मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ, साहिबा के साथ मिलकर, जो कि इररिलेवेंट है, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो उनके साथ उन्होंने क्या मिलकर करना है? और अब ये खबरें आ रही हैं कि गवादर में गालिबन उन्होंने कोई तकरीर की है। अब ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है सी पैक के हवाले से, पाकिस्तान में मामलात के हवाले से। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि गवादर में डोनाल्ड ब्लूम ने वहां पर जाकर ना सिर्फ तकरीरें की हैं, बल्कि वहां पर वो हंसा है और वहां पर वो उसने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं और वहां पर उसने शुगर लगाया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये क्या पैगाम है, ये क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं। हमें ये पढ़ाया जाता रहा, हमें समझाया जाता रहा, हम खुद गुनगाते रहे कि सी पैक पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा, तकदीर बदल देगा। और आज वहां पर अमेरिकन सफीर वहां पर जाकर ठट्ठे लगा रहा है, वहां पर जाकर तकरीरें कर रहा है।
تو یہ میسج کیا ہے میری سمجھ سے تو باہر ہے. میں ایک نالائق انسان ہوں اور جہالت مجھ میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ڈونلڈ بلوم گوادر میں جا کر وہاں پر کیا بات کر رہا ہے. لیکن جو سابق امریکی سفیر ہے جس نے پاکستان میں گرل فرینڈیں بنائی رکھی پاکستانی خواتین کے ساتھ, وہ گووندے کی فلمیں دیکھتا رہا, پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھتا رہا, اسے سزا ہو گئی ہے امریکہ کے اندر. رچرڈ آلسن ہے جنہوں نے پاکستانی ایک خاتون صحافی ہیں مونا حبیب جن کا نام ہے, جن کی کولمبیا یونیورسٹی میں انہوں نے تقریباً 22 سے 25,000 ڈالر ایک امریکن بزنس مین کا بازو مروڑ کر فیس دلوائی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو امریکن بزنس مین نے جو پیسے دیے اس خاتون کی, چونکہ وہ بڑی قریبی تھی, بڑی اچھی, یعنی ڈونلڈ بلوم کو بڑی اچھی لگتی تھی, اس لیے 25,000 ڈالر اس نے پیسے دلوائے. لیکن جو پاکستانی بزنس مین تھا جس نے وہاں پر فیس بھری, اس نے پاکستان سے کیا مفادات اٹھائے اس کے بارے میں فی الحال تو ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی ہے اور 95,000 ڈالر کا انہیں جرمانہ کیا گیا ہے. اب 3 سال کی جو سزا ہے انہیں اوبیسلی ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے, انہیں مختلف جگہوں تک ان کی ایک محدود موومنٹ ہوگی, لیکن بہرحال انہیں روک دیا گیا ہے. لیکن دوسرا جو سفیر اس وقت موجود ہے ڈونلڈ بلوم صاحب, یہ جناب ٹھیک ٹھاک آگے پیچھے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جسے مرضی ہے جا کر مل سکتے ہیں. اور یہی چیز برطانوی ہائی کمشنر بھی کر رہی ہیں, غالباً جین میرٹ ان کا نام ہے, جنہیں کینیا سے نکالا گیا تھا دھاندلی کے الزامات میں, لیکن وہ بھی اب پاکستان کے اندر باقاعدہ سے خوشیاں منا رہی ہیں, ہنس کھیل رہی ہیں, اور وہ بھی پاکستان کی اہم ترین شخصیات سے جا کر مل رہی ہیں. بات بڑی کلیئر ہے, میسج کلیئر ہے جی, ہم کنٹرول ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. یہ ہمیں صرف مار دھاڑ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کہو کہ ہم آزاد ہیں, ہمارے تسلط سے نہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. اگر کوئی آزاد ملک ہوتا ہے جو ایک سوورن اسٹیٹ ہوتی ہے, اس کے کچھ قاعدے و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ قوانین, کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں پر کم از کم کچھ آپٹکس سے دکھانے کے لیے اچھے لگتے ہیں. لیکن ڈونلڈ بلوم اگر جا کر آئی جی پنجاب سے مل رہا ہے تو اس سے آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں اور کیا اخذ نہیں کر سکتے. اب یہ امپورٹنٹ سٹوری ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. زاہد گشکوری پاکستان کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, میرے خیال میں پاکستان کے سب سے کریڈیبل اس وقت جو صحافی ہیں وہ یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے خلاف ایف بی آر میں ایک پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے, سپریم کورٹ کی سٹنگ جج کے خلاف, اور وہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کے کھاتے میں اکاؤنٹس میں اچانک سے کروڑوں روپے آتے ہیں جس کے وضاحت نہیں دی جاتی. ایف بی آر جج صاحب کو نوٹسز بھیجتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ برائے مہربانی آپ ہمیں اس چیز کا جواب دیں, لیکن جج صاحب جواب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے آئے ہیں وہ کہاں پر آئے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر نے نوٹسز بھی بھیجے, درخواستیں بھی کی کہ جناب آ کر وضاحت دیں, وضاحت نہیں دیتے. اس کے بعد ایف بی آر یعنی اپنے تھے جو کہ جج صاحب پیش نہیں ہوتے, وضاحت نہیں دیتے, اپنے تھے وہ ایف بی آر پروسیڈنگ شروع کر دیتا ہے, یعنی معاملات کو آگے لے جانا شروع کر دیتا ہے, اور پھر اس نے انہیں جج صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے. سپریم کورٹ کے جج, سٹنگ جج, اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, کروڑوں روپے آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پیش بھی نہیں ہوتے, وضاحت بھی نہیں دیتے, اور اس کے بعد پروسیڈنگ چلتی ہیں اور ان کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے. جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کے بعد جا کر وہ ایف بی آر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور 2 ماہ پہلے دوبارہ سے ان جج صاحب کے حق میں فیصلہ آیا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر زاہد گشکوری صاحب دے رہے ہیں کہ 2 ماہ پہلے انہیں جج صاحب کے حق میں دوبارہ سے فیصلہ آ جاتا ہے. پہلے ان کے خلاف فیصلہ آیا, لیکن پھر دوبارہ سے ان کے حق میں فیصلہ آیا. تو یقینی طور پر فیصلہ پھر جج صاحب نے وضاحت دی ہوگی کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے آئے کہاں سے آئے ہیں, اور وضاحت دینے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے, رسیدیں بھی دکھا دی ہوں گی, دکھا دیا ہوگا کہ کہاں سے پیسے آئے کہاں سے پیسے نہیں آئے. تو اسی وجہ سے ان کی ضمانت ہو گئی ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.